नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु क्राइम एक्सपोज चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की, और मुझे कहना चाहिए एक ऐसे दरिंदे की जिसे की सजा सुनाई गई है करीबन 1900 सालों की। लुइस अल्फ्रेडो गारावितो कुबिलोस, जिसने की कोलंबिया शहर में बहुत ही ज्यादा बड़ी दहशत फैला कर रखी हुई थी। इसने 1992 से लेकर 1999 तक कुल 7 सालों में ऐसे भयंकर क्राइम्स किए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्टूबर 1999 में इन्हें जब कोर्ट में ले जाया गया तो इन्होंने कन्फेस किया कि कुल मिलाकर 147 माइनर यंग मैन और बॉयज का इन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी, पर उसके पहले उनका रेप किया। पर ये आंकड़ा यहीं तक सीमित नहीं था। लुइस गारावितो का जन्म 1957 में एक जेनोवा नाम के शहर में हुआ था, जो कि कोलंबिया में स्थित है। ये अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा लड़का था और इनके पिता, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे और यूजुअली ड्रिंक करके बहुत ही अब्यूसिव हो जाते थे, इमोशनली भी और फिजिकली भी, चाहे वो उनकी वाइफ हो या फिर उनके छोटे छोटे 7 बच्चे। कुछ समय बाद जब लुइस अपनी प्राइमरी स्कूल में एंटर हुआ, तब उसके फादर का बिहेवियर और भी ज्यादा बिगड़ता गया। वो यूजुअली ड्रिंक करके आते और अपनी बीवी के साथ बहुत ही अब्यूसिव हो जाते थे। एक बार की घटना में ये भी बताया गया है कि जब लुइस की माँ प्रेग्नेंट थी, तब भी उसके पिता फिजिकली उसकी माँ को टॉर्चर कर रहे थे, जिसे बचाने के लिए लुइस उनकी लड़ाई के बीच में आ गया, जिसे देखकर उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने ना अपने बेटे की उम्र देखी ना मासूमियत, और उसे सीधा जाकर अपने लॉन के एक पेड़ के साथ बांध दिया और फिर लेदर के कवर से उसे मारने लगे, जिससे कि सिर्फ लुइस की बॉडी पर नहीं पर उसके दिमाग में भी एक बहुत ही गहरा घाव बन चुका था। और लुइस के फादर का बिहेवियर उसके प्रति ऐसा ही कंटिन्यूस रहा। उसके पिता का मानना था कि बेटा सिर्फ घर चलाने के लिए होता है और बाहर काम पर जाकर पैसे कमाने के लिए, ना कि उससे प्यार करने या फिर उसकी देखभाल करने के लिए। हालांकि तब लुइस स्कूल जाता था और शुरू शुरू में बहुत ही कोलेबरेटिव और चीयरफुल रहा करता था, बट उसकी टीचर ने नोटिस किया कि उसे बच्चे अब सताने लगे हैं, उसे बुली करने लगे हैं और वो भी बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है और उसे कुछ नई सीखने की इच्छा नहीं होती। वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर वायलेंटली बिहेव करने लग चुका था, जिसके कारण ना उसका स्कूल जाने का मन करता था ना ही वापस घर आने का। अब 1968 में जब लुइस 11 साल का होता है तो उसकी पुअर मेमोरी को देखकर उसके पिता उसके स्कूल को बंद करवा देते हैं और उस पर पैसे कमाने का प्रेशर डाल देते हैं ताकि वो अभी से घर चलाना सीख सके। यहाँ तक कि उसका उसके दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया था और अगर वो कोई लड़की से बात करता तो उसमें भी उसके पिता उसे बहुत चिल्लाते थे। बट इन सारी चीजों के चलते इससे भी बुरा लुइस के साथ अभी होना बाकी था। लुइस के घर के पास एक मेडिकल स्टोर हुआ करती थी, जो कि उसके पड़ोसी और उसके पिता के एक क्लोज फ्रेंड की थी, जहां पर यूजुअली वो वैक्सीनेशन या फिर घर के मेडिसिन लाने के लिए जाया करता था। बट जब भी लुइस उस मेडिकल स्टोर में जाता तो उसका ऑनर इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। लुइस को ज्यादातर वो मॉलेस्ट करता और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की भी कोशिश करता था। और एक दिन लुइस दोपहर में अपने पिता के कहने पर उस मेडिकल स्टोर में जाता है तो वो शॉप ऑनर अपनी बातों में फुसला कर लुइस को अंदर के कमरे में ले जाता है। ध्यान रहे ये बात है 1969 की, जब उसकी उम्र महज 13 साल की थी। उस कमरे में एक बेड था जिस पर लुइस को बांध दिया गया और उसके बाद उस ओनर ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। तो कुछ ही देर में ड्रग स्टोर के मालिक ने एक कैंडल जलाई और उसका वैक्स को पिघलाकर लुइस की बॉडी पर टपकाने लगा। लुइस दर्द से चिल्ला रहा था बट आसपास कोई नहीं था। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से रेजर ब्लेड निकाली और फिर लुइस को छोटे छोटे कट्स मारने लगा और फिर उस छोटे बच्चे के जेनाइटल्स और बट्स पर बाइट करने लगा।
और जब भी लुइस उसके पास जाता तो वो यही चीजें दोबारा से करता। लुइस अपने पिता से डरता था और उसकी माँ भी एरोगेंट बन चुकी थी, फिजिकली और इमोशनल टॉर्चर सह सह के। तो वो अपने घर पर ये सारी चीजें भी बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता था। और अब लुइस इस घटना के बाद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। वो ज्यादातर सहमा सा रहता था और किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि वो खुद को खत्म करना चाहता था और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने रूम के बाहर 2 पंछी देखे, उन्हें पकड़ा, बीच में से एक कट मार के उनको दोनों को अलग किया और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। और चूंकि उसके पिता उसको गर्लफ्रेंड रखने से मना करते थे, तो ये सारी चीजें जो भी उसके साथ हो रही थी मेंटली और फिजिकली, वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहता था। और ये अपने छोटे भाई बहनों को एडवाइस करता था कि तुम कपड़े निकालकर मेरे साथ लेट जाओ। अब आता है 1969, जहां से उसके क्राइम्स की दास्तान शुरू होती है, क्योंकि उसने एक छोटे से 6 साल के बच्चे को सेक्सुअली मॉलेस्ट करना शुरू कर दिया था। और वो दिन ब दिन बहुत ही एग्रेसिव भी बनता जा रहा था कि हर छोटी चीज पर उसको लड़ाई करने का मन करता था। और हाँ, याद रहे कि अभी भी वो ड्रग स्टोर का मालिक लुइस को सेक्सुअली असोल्ट करता था। ये तब तक चला जब 1971 में उन्होंने दूसरे शहर में शिफ्ट किया। और कुछ समय बाद जब लुइस फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है तो उसे ये पता चलता है कि वो सेक्सुअली अनहेल्दी है, उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और वो इजैकुलेट भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हताश और एग्रेसिव बन चुका था। अब ये समझने के बाद उसका इंटरेस्ट फीमेल्स की तरफ थोड़ा सा कम होने लग गया था। और फिर जहाँ पर लुइस और उसका परिवार रहने लगे थे, वहां पर उसके नेबरहुड में एक लड़का था जिसने लुइस को बुलाया और साथ में पॉर्न दिखाया। हालांकि पॉर्न मेल और फीमेल का था, लुइस को थोड़ा सा डिस्गस्टेड फील हुआ और उसने उसके फ्रेंड को बताया। बट उसके फ्रेंड को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और लुइस की जांघों पर जोर जोर से मारने लगा। अब लुइस उस हालत में बहुत ही हेल्पलेस था और इवेंचुअली हिज फ्रेंड ऑप्ट फॉर रेपिंग हिम। खैर, लुइस इस चीज को भूलने की कोशिश कर रहा था और फिर अगले साल 1972 में फिर से वो वुमन के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। बट उसे उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से बहुत सारी फीमेल्स आसानी से रिजेक्ट कर देती थी। और जैसे कि लुइस के फादर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे और अब्यूसिव थे, तो लुइस ने भी धीरे धीरे अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया और ये शौक कब एडिक्शन में बदल गया उसको पता ही नहीं चला। ये बात है जब लुइस केवल 15 साल का था। अब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो उसके भाई बहनों को भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता था और बहुत ज्यादा रेबेलियस बन चुका था, मतलब हर चीज में बदला लेने की सोचता था। कुछ समय बाद उसकी माँ ने उसे एक 5 साल के छोटे बच्चे को रेप करते हुए पकड़ा, जिसके बाद उसे फैमिली ने समझा बुझा कर छोड़ दिया। पर अगले साल उसने एक और 6 साल के बच्चे को ऐसे ही सेक्सुअली मॉलेस्ट करने की कोशिश करी, वो भी रेलवे स्टेशन पर। बट पुलिस वालों ने उसे देख लिया और अरेस्ट कर लिया। जैसे तैसे उसके पिता उसको छुड़ाकर घर लाए और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और उनकी नाराजगी जताने लगे कि तुम ये सारी चीजें लड़कों के साथ क्यों कर रहे हो, तुम अपनी फीमेल फ्रेंड्स बनाओ। बट हाँ, याद रहे कि ये वही फादर है जिसने इसे फ्रेंड्स और अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक समय पर रोका था। और इसकी फैमिली के बीच और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लग गए। अब इसके कुछ महीनों के बाद गारावितो इन सबको दिमाग से निकालने के लिए काम ढूंढने लगा। उसे सुपरमार्केट में नौकरी मिली, उसने फिर चेन स्टोर्स में काम करना शुरू किया और साथ में मार्केटिंग की पढ़ाई भी कर रहा था। बट एक दिन जब वो काम पर जाता है तो एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा बड़ी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है ड्यू टू हिज डिस्टर्ब एंड अग्रेसिव बिहेवियर, जिसकी वजह से उसके कोवर्कर्स और बॉस के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है एंड इन द एंड उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। फिर कुछ समय सड़कों पर सामान बेचने के बाद उसे एक कॉफी शॉप में नौकरी मिल जाती है और वहां पर एक सिंगल मदर आया करती थी जो कि स्कूल टीचर थी, ज्यादातर अपने लंच ब्रेक्स में आया करती थी। उससे लुइस को प्यार होने लगा, जिसका नाम था लज मैरी।
और मैरी को भी लुइस का बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था अपने बच्चे के प्रति, कि वो बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखता था और उसकी केयर करता था। बट ये तब तक ही सही था जिस दिन वो शराब नहीं पीता था। उसके कॉफी शॉप के कोवर्कर्स और फ्रेंड्स ने बताया कि वो जब ड्रिंक करता था तो बहुत ज्यादा अनाप शनाप बकने लग जाता था और हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता था। वो तो ज्यादातर ये भी कहता था कि वो अपने बाप को मारना चाहता है। और जब शराब पीकर वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के सामने भी जाता था तो बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाता था और उसे अब्यूज भी करता था। अब रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उसको साइकोसिस, पैरानोआ और डिप्रेशन होने लगा था। और जिस तरीके से ये चीजें बढ़ती जा रही थी उसी तरीके से उसके शिकार भी बढ़ते जा रहे थे। वो छोटे बच्चे और बच्चियों को मोलेस्ट करता था जो कि ज्यादातर 5 साल से लेकर के 11 साल के बीच में थे। अब वो रियलाइज करने लगा था कि उसे छोटे बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान होने लगा, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी बट वो फेल हो गया। बट फिर उसने खुद को स्टेबल करने का सोचा एंड देन ही ऑप्ट फॉर स्टार्टिंग अ फैमिली। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि इन सारी बातों से अनजान थी, उसके साथ जब इंटरकोर्स करने जाता है तो उसका सेक्सुअल इम्पोर्टेंट बिहेवियर सामने आता है। उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और उसे फीमेल से ऑर्गेज्म भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी सारी नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में वापस से आना चालू हो चुकी थी और वो एक्सट्रीम मेंटल पेन में था, जिसकी वजह से उसने अपने शराब पीने के ओकेशंस को रोज का काम बना लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डीपली एडिक्शन में चला गया था और उसका कमरा खाली शराब की बोतलों से भरा रहता था। बट फिर से उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक और ट्राई करूं, तो उसने अल्कोहल फ्री क्लब्स को ज्वाइन करके उसने एक ऑर्डिनरी स्टोर क्लर्क की जॉब हासिल करी और फिर एक बेकरी में भी काम करने लगा। और वर्क का लोड ज्यादा होने पर उसने फिर धीरे धीरे वापस से अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसको वापस से सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे और ज्यादातर अपने कोवर्कर्स के साथ लड़ाइयां भी करने लग गया था। और ये सब चीजें होने के बाद उसे लगा कि उसे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसे वो चीजें भी असली दिखती हैं जो कि उसके दिमाग में चल रही है और वो सच और सपने के बीच में फर्क भी नहीं कर पाता है। और ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज थी, क्योंकि इन सारी चीजों से उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा वापस से आने लगे थे। अपने साइकेट्रिस्ट को उसने रोते रोते बताया कि मुझे एक फैमिली स्टार्ट करनी है और मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। बट उसने अपनी सेक्सुअल इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था। अब कुछ समय के बाद साइकाट्रिस्ट से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बात आती है 1980 की, जब बेकरी से इसे बुरी तरीके से निकाल दिया गया। फिर कुछ समय के बाद इसे सुपरमार्केट में नौकरी मिली, जहां पर थर्सडे और संडे को 2 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। और यहाँ पर एक क्लाउडिया नाम की सिंगल मदर थी जो कि ऑक्यूपेशन से ब्यूटिशियन थी, उसके साथ इसकी बातचीत होने लगी। और हालांकि थर्सडे और संडे को 2 घंटे का लंच ब्रेक होता था, तो ये क्लाउडिया के साथ टाइम स्पेंड करता था। और धीरे धीरे लुइस को उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगा और उसने एक्सप्रेस किया कि तुम जैसा पार्टनर मुझे हमेशा से चाहिए था। बट लुइस को इतनी आसानी से खुशी नहीं मिल पाई। क्लाउडिया ने इवेंचुअली उसे छोड़ दिया क्योंकि लुइस उसके खर्चे नहीं उठा पा रहा था। तो लुइस, जो कि अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता था, इसने वापस से अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया। और फिर जिन 2 घंटों के लंच ब्रेक में वो क्लाउडिया से मिला करता था, अब फिलहाल में वो छोटे बच्चों को बांधकर उनका रेप करने के लिए इस्तेमाल करता था। और जैसे कि लुइस सुपरमार्केट में काम करता था, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसकी और भी ज्यादा अर्जेस बढ़ने लगी थी। उसने अपनी सुपरमार्केट से ही रेजर्स, ब्लेड्स और कैंडल खरीदे और फिर डेंटिस्ट के पास जाकर अपना एक दांत भी उखड़वा दिया ताकि बच्चों को वो आसानी के साथ बाइट कर सके। और आगे आने वाली एक इसकी ऐसी हरकत है जिसकी वजह से लगता है कि इससे ये चीजें कोई और करा रहा है। जब ये अपने विक्टिम्स को शिकार बनाता था तो एक ब्लू नोटबुक अपने पास रखता था और उसके
अंदर इन छोटे बच्चों के नाम लिखे जाते थे और फिर वो अपनी नोटबुक को सामने ला करके इन सारे नाम को पढ़कर अपनी छाती ठोक कर माफी मांगता और बहुत ही कंपल्सिवली बाइबल को रीड किया करता था ताकि उसे उसकी खुद की हरकतों का एक्सप्लेनेशन मिल सके। और इन सारी चीजों के चलते धीरे धीरे गारावीतो को ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट होने लगा और वो कल्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने लगा। वो ज्यादातर पाम रीडर्स के पास भी जाता अपनी हाथ की लकीरें दिखाने कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए, बट उनके पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं। और उसी बीच जब वो रात में सोने जाता था तो उसे बहुत ज्यादा बुरे नाइटमेयर्स आते थे जिसमें बच्चों के रोने की आवाजें आती थी और जिनके साथ इसने रेप किया है उनकी शक्लें इसकी आंखों के सामने आया करती थी, जिसकी वजह से नींद में ही ये रोने लगता था। बट अगले ही मोमेंट उसे याद आता था कि ये सारी चीजें करके उसे खुद को कितना प्लेजर मिलता है और दूसरे बच्चों के दर्द को इमेजिन करके वो जोर जोर से हंसने लगता था। इस इंसिडेंट के बाद गारावीतो को कुल 33 दिनों के लिए साइकेट्रिक केयर में रखा गया और वहां से 28 फरवरी 1984 में छूटने के ठीक बाद लुइस पेरेरिया के लिए निकल चुका था। बट वो 33 दिनों की साइकेट्रिक केयर और फिर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक पल में मिट्टी में मिल चुका था, क्योंकि पेरेरिया पहुंचकर इमीडिएटली लुइस ने 2 बच्चों को पकड़ा और उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट किया और कैंडल से बर्न किया। पर जहां पर वो बच्चों को लेकर गया था और मॉलेस्ट कर रहा था उसे कुछ हलचल महसूस हुई और वो फौरन वहां से निकल गया। बट बच्चों ने उसका चेहरा देख रखा था तो वो इमीडिएटली पेरेरिया को भी छोड़कर जा चुका था। अब वो अपने साथ स्कैल्पल्स मतलब जो सर्जरी के इक्विपमेंट्स आते हैं, शार्प नाइफ्स आते हैं, वो रखने लग गया, कैंडल्स रखने लग गया, रेजर्स और ये सारी चीजें एक काले प्लास्टिक के बैग में वो हमेशा अपने पास रखता था, जिससे कि वो ज्यादातर अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करने में इस्तेमाल करता था। ये सारी चीजें चली जा रही थी और फिर आया 1986 जहां पर कैंपो एलियास डेल्गाडो नाम के एक स्प्री किलर ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से एक रेस्टोरेंट में कुल 29 लोगों को बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया और वो न्यूज चैनल्स और टीवी पर बहुत ज्यादा ही चर्चा में था क्योंकि उसने अपनी माँ की भी हत्या कर दी थी। और ये सारी चीजें करने के बाद कैंपो ने उसी रेस्टोरेंट में अपनी बंदूक से खुद को मार डाला। ये चीज पूरे कोलंबिया के न्यूज हेडलाइंस और टीवी पर आने लगी, जिसकी वजह से उसको भी ऐसी फेम चाहिए थी और लोग उसे रिकॉग्नाइज करे। अब धीरे धीरे लुइस का माइंडसेट भी ऐसा बनने लगा कि मुझे सुसाइड करके कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मैं ऐसा कुछ मास मर्डर या फिर कोई बड़ी घटना करके जाऊंगा तो मुझे फेम भी मिलेगी और मेरा सुसाइड भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसी पीरियड के दौरान गारावीतो की एक नई गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम था ग्रासिएला जावालेता। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये एक सिंगल मदर थी और जहां पर गारावीतो अपनी साइकेट्रिक केयर के लिए जाता था वहीं पर ये पड़ोस में रहती थी और गारावीतो ने उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली अप्रोच किया था। तो जावालेता रेडी हो गई कि वो उसे घर में रहने देगी और इंस्टेड लुइस का काम रहेगा घर का राशन पानी चलाना। और लुइस भी उसकी गर्लफ्रेंड के बच्चे के प्रति भी ठीक ठाक बिहेव करता था जब तक वो सोबर था। बट जब वो ड्रिंक करके आता तो बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव हो जाता, जस्ट लाइक हिज फादर। वो बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी चीजें करता था और जिसकी वजह से उसके आस पड़ोस के लोग भी उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली उसका वापस से ब्रेकअप हो चुका था। अब अगर देखा जाए तो 1980 से लेकर के 1992 तक गारावीतो ने करीबन 200 बच्चों का रेप और उन्हें टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से 5 सालों तक उसका साइकेट्रिक केयर में आना जाना लगा रहता था। बट एज ऑलवेज ये चीज काम नहीं करी। धीरे धीरे लुइस ओइजाबोर्ड, अगर आपने इसका नाम सुना है तो ज्यादातर ये माना जाता है कि इससे आप आत्माओं से बात कर सकते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हालांकि गारावीतो ब्लैक मैजिक और पाम रीडिंग और ये सारी चीजें तो कर ही रहा था, बट धीरे धीरे वो साइकोसिस की स्टेट की तरफ बढ़ रहा था, जिसका मतलब है कि आप अपने सपने और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाते। जब गारावीतो का कन्फेशन लिया जा रहा था तो उसने एक बहुत ही वियर्ड चीज बताई कि उस समय के दौरान उसे एक अंदर से डेविल जैसी आवाज आई जो कि उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। ये सुनने में बहुत ही फिल्मी लगता है, बट उसकी हालत को देख के लगता नहीं था कि वो मजाक कर रहा है।
गारावीतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं मदद करूंगा। तो फिर से वो जब ओइजा बोट को ऑपरेट करता है, किल दैट विद किलिंग मैनी थिंग्स मे कम, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ आपके रास्ते में आए उसे ख़त्म कर दो। जिसके बाद उसने 1 अक्टूबर 1992 में उसका पहला अटेम्प्ट किया छोटे बच्चे को मारने का। तो लुइस को उस दिन टॉफियां बेचता हुआ एक छोटा बच्चा दिखा, जिसे कि वो अपनी बातों में फिसलाकर एक खाली डंक यार्ड में ले गया, और लुइस ने थोड़ी सी अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखी थी। और जैसे ही वो उस बच्चे को टॉर्चर कर रहा था तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ रूलिंग पर आई हुई पुलिस को आ जाती है, जिसकी वजह से गारावीतो को ये लोग पकड़ लेते हैं और फिर मार पीट कर जेल में डाल देते हैं। बट केवल 3 दिनों के अंदर उस पर फाइन लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। और उस दिन थी 4 अक्टूबर 1992, जहां पर उसने जुआन कार्लोस नाम के एक छोटे बच्चे को उठाया, उसके साथ रेप करके उसे टॉर्चर किया और इवेंचुअली उसका मर्डर कर दिया। गारावीतो ने इतने ज़्यादा बच्चों का रेप कर दिया था और टॉर्चर किया था कि अब उसे पुलिस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, और वो अपनी आइडेंटिटीज़ छुपाकर या फिर भेस बदल कर घुमा करता था, ताकि कोई भी आसपास रहने वाला उसे पहचान भी ना पाए। यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्स रहते थे, जो बच्चों के पास से कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड्स या फिर बुक्स मिलती थी, उन सारी चीज़ों को एक काले सूटकेस में रखता था और अपनी बहन एस्थर के यहाँ पर छोड़ आया था। अब करीबन 4 साल बीतने के बाद गारावीतो काम ढूंढने की कोशिश करता है। उसी बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लज मैरी उसे मिलती है, जिसे वो बताता है कि उसके पास ना ही कोई काम है और ना ही कोई रहने की जगह। पर फिर भी लुइस मैरी को एक ऑफर देता है कि क्यों ना मैं आपका सारा खाना पीना संभालूं और घर के बिल्स पे करूं, और उसके बदले में हम लोग साथ में रहें। हालांकि मैरी को उसका अल्कोहल पीने के बाद का अब्यूसिव बिहेवियर पता है, पर फिर भी वो उसे एक चांस देना चाहती थी। कुछ समय तक चीजें थोड़ी सी ठीक चली, बट जैसे कि उनके घर में टेलीविजन नहीं था, तो एक दिन लुइस टेलीविजन खरीद के लाता है, बट जो उसकी गर्लफ्रेंड का छोटा बेटा रहता है वो जिद करने लगता है कि उसे रिमोट चाहिए। बट लुइस न्यूज देखना चाहता था, जिसकी वजह से उस बच्चे को उसने धक्का मार दिया और उसका पैर पीछे रखी हुई टेबल में अटक गया और वो गिर गया। थोड़ी सी सर पर चोट आई, जिसकी वजह से मैरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और गुस्सा भी आया लुइस के ऊपर। अब अगले दिन जब लुइस काम से घर लौटा तो उसे पता चला कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता। तो वो गुस्से में आकर उसकी गर्लफ्रेंड का डोर जोर जोर से ठोकने लगा और फिर उसे अब्यूज करने लगा। थोड़ी देर शोर शराबा किया, जिसकी वजह से आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे थे। पर अब लुइस को फील हो गया था कि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो वहाँ पर एक सिंपल सा अपोलॉजी नोट लिख कर जाता है कि ये सारी चीज़ों के लिए वो माफ़ी चाहता है और उसे ये नहीं करना चाहिए था।